स्वागत है। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान से विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध विषय को लेकर आई हूँ। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होने को वृद्धि कहा जाता है, जैसे शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई और वजन का बढ़ना आदि है। इन सभी परिवर्तन का होना या संबंध वहाँ की जलवायु, परिवेश, वातावरण, भोजन पर निर्भर है। अर्थात कहा जा सका है कि व्यक्ति के शरीर का बढ़ाने और परिवर्तन होने का सर्व प्रमुख कारण बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना कहा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे विकास की अवधारणा मतलब विकास किसे कहते हैं उसके बारे में है। फिर इसके बाद है कि सोरेनसन के शब्दों में कि उनकी क्या परिभाषा है। सोरेनसन के शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। क्या कर सकते, मापा जा सकता है। तो ये है विकास के बारे में। फिर विकास से संबंध परिवर्तन का होना। विकास में व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है तथा व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन या सुधार का होना सम्मिलित है। तो इसमें एक तरह से ये विकास के संबंध में परिवर्तन किस तरह से होते हैं ये है। इसमें विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जैसे विकास के संबंध में जो प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है, उनकी जो परिभाषाएं हैं इस प्रकार है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि हरलोक के अनुसार कि हरलोक ने क्या बताया है। हरलोक कहते हैं कि जो विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य बल्कि परिपक्व अवस्था की और परिवर्तनों का विकासात्मक क्रम है। यह एक तरह से क्या का विकासात्मक क्रम है। विकास के होने से बालक या व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं और विशिष्ट विशेषताएं देखने को मिलती है। जो विशिष्ट योग्यताएं और विशिष्ट विशेषताएं हैं वो बालक के अंदर एक देखने को मिलती है, जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। अब है कि स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर का कहना है कि विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जीवन और वातावरण, स्किनर ने जीवन और वातावरण की क्रिया का प्रतिफल माना है। अब है डेयर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। डेयर ने क्या कहा है कि जो विकास क्या है, प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। जो प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। ये डेयर के अनुसार है। सबके अलग अलग परिभाषाएं दिया है विकास के संबंध में। फिर मुनरो के अनुसार कि मुनरो ने क्या बताया विकास के बारे में। विकास जो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। फिर गेसेल के अनुसार कि गेसेल ने विकास के बारे में क्या कहा है। गेसेल कहते हैं कि जो विकास को देखा, जांचा या मापा जा सकता है। मतलब विकास को देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है और मापा जा सकता है। ये तीन जो प्रमुख दिशाओं के अंतर्गत यह संभव है, जो शरीर विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक इन्हें मापा जा सकता है। इन सभी में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को प्रकट करता है। ये विकासात्मक जिसमें शक्तियों को प्रकट करता है। फिर बताते हैं कि जो ये मानव विकास की अवस्थाएं, मतलब मानव विकास की अवस्थाएं कितने कालों में नाम से जाना जा सकता है। ये है जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, इन्हें 7 कालों के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे पहला है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, ये पहली अवस्था है। फिर दूसरा है शेषावस्था, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक की बात की है इसमें।
फिर तीसरा है जैसे बाल्य अवस्था 5 से 12 वर्ष तक, और फिर चौथा है किशोरावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। जो 5 से 12 वर्ष तक है वो है बाल्य अवस्था, और किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना है, और युवा अवस्था जो है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक माना है, और ये प्रौढ़ावस्था है जो 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, और फिर वृद्धावस्था जो 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये जो है मानव की जो अवस्थाएं हैं इन्हें 7 कालों के नाम से जाना जाता है। अब ये है कि नव विकास की अवधारणाएं, जो मानव विकास को जीवन है उसमें उसके बारे में है कि जो नव विकास की अवस्थाएं, जैसे हो गया कि मानव विकास के जीवन जो है ये क्या है, एक तरह से पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो मनुष्य जो है इनका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो लगातार चलती रहती है, ये तो मानव जो विकास का जो जीवन है पर्यंत चलने वाली ये एक प्रक्रिया है। यद्यपि शारीरिक विकास एक सीमा के बाद रुक जाती है, पर जो चारित्रिक जैसे विकास, मानसिक विकास हो गया और भाषाई विकास हो गया, और ये जो संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास, ये सारे सम्मिलित हैं। इन सभी जो गतिविधियों का जो विकास है ये विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ये जितने भी हैं ये जो भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो स्तर है ये में परिवर्तन, मतलब इसमें आयु स्तर में भिन्न भिन्न प्रकार से ये होता रहता है। ये नव विकास की अवस्थाएं, इसके अंतर्गत ये पहला जो है मानव विकास का जीवन। फिर ये जो शारीरिक विकास एवं अधिगम, जो शारीरिक विकास एवं जो अधिगम है, जैसे शारीरिक विकास से जो संबंध है जो बालक के आंतरिक और बाह्य अवयवों का विकास है। इसमें आंतरिक और बाह्य, जैसे बाह्य है कि जो विकास में जो क्या है, जो ऊंचाई का बढ़ना, जैसे वजन में वृद्धि होना आदि, क्या है इसमें ये सम्मिलित होते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता है। इसे देखा जा सकता है, जैसे बाह्य ऊंचाई में जो मतलब बढ़ना होता है और वजन में जो वृद्धि होता है इसे देखा जा सकता है। और जो आंतरिक विकास में क्या होता है कि जो शरीर के भीतर जो विकास होते हैं उसमें सम्मिलित है, उसे देखा नहीं जा सकता। ये 2 तरह की बात है, जो बाह्य और आंतरिक। फिर है जो मानसिक विकास एवं अधिगम। मानसिक विकास एवं जो अधिगम है, जैसे संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य जैसे कल्पना करना हो गया, निरीक्षण करना हो गया, इसमें स्मरण करना हो गया, जो याद करना हो गया, जैसे लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। फिर उसके बाद विचार करना, निर्णय लेना, इसमें समस्या का समाधान करना, जो भी समस्याएं होती है उसका हम समाधान करते हैं, सोच विचार करते हैं, जो इत्यादि जितनी भी होती है ना ये विभिन्न योग्यताएं, ये सारे जो है संज्ञानात्मक विकास से ही विकसित होती है। जो संज्ञान में जो होते हैं, हम संज्ञान के माध्यम से ही किसी कार्य को करते हैं, सोचते हैं, उस पर कल्पना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये क्या है, जो मानसिक विकास, मतलब मानसिक विकास की जो ये अधिगम संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से ही ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक विकास से ही ये सारे विकसित होते हैं। इसी के आधार पर है ये। अब इन समय की क्या अर्थात क्या कहा जा सकता है, जितनी भी चीजें हैं मतलब इनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं। बालक के जो उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास ही सम्मिलित है। जो बालक है उनके सभी मानसिक योग्यताएं, जितनी भी मानसिक योग्यताएं जो होती है उसके अंदर जो वृद्धि और विकास यही सम्मिलित होते हैं। जो विकास जो है, जो यह जीवन पर्यंत जो चलती रहती है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये जो है ये बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में शामिल होते हैं, जिस कारण से वह अपने आसपास के बदलते वातावरण से समायोजन कर पाता है, और जो अपने दैनिक जीवन के समस्याओं को सुलझाने में भी वो दैनिक जीवन की जितनी समस्याएं होती हैं उसको वो सुलझाता है,
और अपने मानसिक शक्तियों का पुनः उपयोग आसानी से कर पाता है। इसमें अब है कि जो सांवेगिक विकास एवं अधिगम, सांवेगिक विकास जो अधिगम है, जैसे सबसे पहले कि यहाँ पे बात करते हैं कि संवेग होता क्या है, उसका क्या अर्थ है। जो संवेग से अर्थ है, संवेग से जो ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, बालक के क्या करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इसके जैसे उदाहरण के लिए क्रोध हो गया, घृणा हो गया, भय, स्नेह, आश्चर्य आदि, ये सारे क्या है, इसमें बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये सारे कहलाते हैं जो क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, आश्चर्य, ये सारे संवेग के ही ये अर्थ है, संवेग के। फिर इसके बाद मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम। अब ये मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या है, जैसे मनोगत्यात्मक विकास से अर्थ है ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति की क्रियात्मक, जो व्यक्ति की जो क्रिया करता है उसमें क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है। और जैसे कि किसी कार्य को पूर्ण रूप में जो मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के समायोजन की जो आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए जैसे चलना हो गया, जो चलते हैं इसमें क्या है, एकदम से शारीरिक क्रिया मतलब क्रियाएं होती है, चलना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, कार्य करना हो गया। तो क्या है, ये सारी जो गतिविधियां जो ये होती है जिसमें मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की जो गतिविधियों के जो ये समायोजन की इसमें आवश्यकता होती है, ये है सांवेगिक विकास एवं अधिगम। अब है कि जो अधिगम है, ये जो लर्निंग है, लर्निंग से क्या जो अधिगम से अर्थ सीखना, मतलब कि क्या अर्थ है इसका। अधिगम मतलब होता है सीखना, और ये सीखना का क्या अर्थ है, ये इसके बारे में। अधिगम लर्निंग मतलब अधिगम से अर्थ सीखना, जो बालक के जो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं जो एवं उनका अधिगम से संबंध, जैसे शेषा अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जो शेषा अवस्था होते हैं उसमें उस दौरान में जो अधिगम, जैसे जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। इसमें जो जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बच्चा जो है किसी भी कार्य को करता है बहुत ही जल्दी। इसमें क्या ये है, जो जन्म से जो 6 वर्ष तक की जो अवस्था जो है शेषावस्था कहा जाता है इसमें। और इसमें जो बच्चा है जो शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है तेजी से होता है, बहुत तेज गति से कार्य करता है। किसी भी चीज को वो ध्यान पूर्वक बच्चा जो जैसे उदाहरण के लिए जो छोटा बच्चा होता है वो कम शब्दों में ही जैसे हर चीज को कह देता है। अगर उसको पानी अगर उसको प्यास लगता है तो मम करके तो मम्मी समझ जाती है कि यहाँ पे बच्चे को पानी प्यास मतलब कि लगा है। तो ये सामाजिकरण में भी बच्चों का जो इसी काल से प्रारंभ हो जाता है तथा अनुकरण करना, दोहराना जैसे प्रवृत्ति विकसित हो जाता है। जैसे बच्चा जो है अनुकरण करता है। इसमें भी उदाहरण जैसे मान लीजिए कि अगर घर में कोई भी कार्य करते हैं तो बच्चा उसका क्या है अनुकरण करता है। जैसे मम्मी पापा यहाँ पे घर पे किसी कार्य को करते हैं तो बच्चा उसका अनुकरण करता है, वहां से वो सीखता है वो, और समाज से भी कहीं ना कहीं बच्चा जो सीखता है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी ये जो सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये फिर इसके बाद है कि जो बाल्य अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जो बाल्य अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम है, जैसे 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। अब बाल्य अवस्था के प्रथम चरण में जो 6 से 9 वर्ष तक में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं इसमें। और इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। बच्चा जो होता है वो चिंतन करता है, ये ऐसे क्यों है, इस कार्य को ऐसे क्यों किया गया, अगर किया गया तो ये ऐसे ही क्यों हुआ है। तो उसके जो बच्चे के जो मन में एक चिंतन प्रक्रिया जो है चलता रहता है ये। और फिर इसके बाद इस काल के बाद जो बच्चे में पढ़ाई में रुचि
लेने लगते हैं। बच्चा जो है किसी विषय को पढ़ने में रुचि लेने लग जाते हैं। अगर जब वो रुचि लेता है तो कहीं ना कहीं आगे भी बच्चा इसी स्तर में आगे बढ़ता भी है। फिर श्रेष्ठावस्था में बच्चा जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना। फिर है किशोरा अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जो किशोरा अवस्था और इसके दौरान अधिगम, इसके अंतर्गत जैसे 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, और इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही जो मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 वर्ष से 14 वर्ष की जो आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा जो होते हैं, लड़कियों की जो अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस दौर में जो किशोरा अवस्था के एवं इसके दौरान अधिगम। फिर इस अवस्था में जो किशोर है, किशोर और किशोरियों की जो बुद्धि का जो पूर्ण विकास हो पाता है, बुद्धि जो होती है वो पूर्ण विकास हो जाता है इसमें, और उनके ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता भी होती है ना वो बढ़ जाती है, जैसे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। और यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। किशोरावस्था के अंतर्गत जो यौन समस्या होती है इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रकार लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं शिक्षा मनोविज्ञान से सभी विषयों को लेकर आऊंगी, जैसे आज मैं लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और अधिगम। तो इसी तरह से मैं आगे भी अन्य विषयों को भी इसी माध्यम और लेकर आऊंगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।